बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात के हवाले से 14 पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मशहूर हैं और आप लोग इनसे वाकिफ हैं। तो इनके हवाले से आज हमने बात करनी है। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो नेहरू रिपोर्ट के हवाले से चीजें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, और आज नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में जो मुसलमानों का रिएक्शन था उसकी तर्जुमानी किस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, इस हवाले से हम जो है वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी चीजें थी। तो उससे एक चीज अच्छी हुई, वो ये हुई कि मुसलमानों की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके दो धड़े थे, शफी लीग और जिन्ना लीग। दो दड़ों में जो मुस्लिम लीग बढ़ चुकी थी वो यूनाइटेड हो गए। एक बार फिर वो जो है वो एक पेज पर आ गए मुसलमानों के हुकूक के लिए। तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था नेहरू रिपोर्ट का वो ये था कि जो मुसलमानों के डिवाइडेड ग्रुप थे उनके अंदर यूनिटी आ गई, दोनों दोबारा से मुतहद हो गए। और मार्च 28, 1929 को एक मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जिसमें दोनों ग्रुप के मेंबर्स जो है वो शामिल हुए, यानी कि शफी लीग के और जिन्ना लीग के। उन्होंने हिस्सा लिया। कायद-ए-आज़म ने जो है वो नेहरू रिपोर्ट को ना सिर्फ हिंदू डॉक्यूमेंट का नाम दिया बल्कि इसको सिर्फ रिजेक्ट करने को नाकाफी समझा। और कायद-ए-आज़म का ये कहना था कि इसका एक मुतबादल बयानिया भी देना चाहिए, जो मुसलमानों का एजेंडा है वो भी सामने रखना चाहिए कि हमारी क्या क्या डिमांड्स हैं, हमारे क्या क्या मुतालबात हैं और हम नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ क्या क्या चीजें जो है वो पेश करना चाहते हैं। तो इन्हीं चीजों को जहन में रखते हुए, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कायद-ए-आज़म ने जो है वो अल्टरनेटिव मुस्लिम एजेंडा दिया। तो ये जो मीटिंग थी इसमें कायद-ए-आज़म ने अपने जो है वो फेमस मशहूर 14 नुकात दिए, और ये 14 नुकात क्या हैं जी, इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडुअल पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसकी जो नेचर है वो क्या होनी चाहिए, उसकी फॉर्म फेडरल होनी चाहिए, और जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास होना चाहिए। ठीक है जी। यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस। तमाम के तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनको यूनिफॉर्म ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, यानी कि ज्यादातर चीजों में सूबे जो है वो खुद मुख्तार होंगे। कुछ जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सेंटर के पास होने चाहिए। ठीक है, बाकी तमाम चीजों में सूबे जो है वो खुद अपने मामलात तय करें। All legislatures in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality। कि जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं मुल्क के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर, तो वो एक बुनियादी उसूल पर होने चाहिए कि सब के अंदर माइनॉरिटीज को जो है वो एक मुनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए, मुनासिब और मुअस्सर उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि माइनॉरिटीज को हुकूक देते हुए मेजॉरिटी किसी भी प्रोविंस में उसको रिड्यूस भी नहीं करेंगे और उसको इक्वालिटी पे भी नहीं लाएंगे, यानी कि मेजॉरिटी के हुकूक को मुतासर किए बगैर आपने जो है वो माइनॉरिटी का ख्याल रखना है। माइनॉरिटी की मुनासिब और मुअस्सर नुमाइंदगी होनी चाहिए। In the central legislative, Muslim representation shall not be less than 1/3। कि मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में वो 1/3 होनी चाहिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में ये 1/4 थी। ठीक है ना, 1/4 वो कह रहे थे, 1/4 रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। Representation of communal groups shall continue to be by means of separate electorate as at present, provided it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate। अब जो बात की गई थी उसमें कि सेपरेट जो जुदागाना तर्ज इंतखाब है उसको खत्म किया जाना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था। लेकिन कायद-ए-आज़म के 14 नुकात में से 5वां नुक्ता ये था कि जो कम्युनिटीज अपना जुदागाना इंतखाब बरकरार रखना चाहते हैं तो वो बरकरार रखेंगे, लेकिन ये ऑप्शन होगा हर कम्युनिटी के लिए कि वो किसी भी मौके पर
जुदागाना इंतखाब को खत्म करके, उसको तर्क करके वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट की तरफ आ सकते हैं। ठीक है ना, ये जो था ये 5वां नुक्ता था जिसको जो है जिना ने प्रेजेंट किया, और ये चीज भी नेहरू रिपोर्ट में टोटली अपोजिट थी। एनी territorial distribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and Northwest Frontier Province। कि जो भी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है किसी भी टाइम पर अगर जरूरी भी हो तो वो उस सूरत में की जाएगी कि वो मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर और NWFP यानी कि जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा सूबा है ये NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो इसके अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी को ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। फुल रिलीजियस लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस, प्रोपेगेंडा, ओकेजन एंड एजुकेशन शैल बी गारंटीड टू ऑल कम्युनिटीज। जो तमाम के तमाम कम्युनिटीज हैं, जो मेजॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो भी हैं, उन तमाम कम्युनिटीज को जो है फुल मजहबी आजादी, मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल होगी, अकीदे की आजादी होगी, इबादत की आजादी होगी, अपने मजहब की तबलीग की आजादी होगी, एजुकेशन की आजादी होगी, एसोसिएशन की आजादी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आजादी, ये मजहब, ये सबको दिया जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर पे ये था, नो बिल और एनी रेजोल्यूशन और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बी पास इन एनी लेजिस्लेचर और एनी अदर इलेक्टेड बॉडीज इफ 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such bill, resolution or part thereof on the ground it would be injurious to the interest of that community, or in the alternative such other method is devised as may be found feasible and practicable to deal with such cases। कोई ऐसा बिल, कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास नहीं की जाएगी जिसकी कोई भी कम्युनिटी जो है वो उसकी 3/4 यानी कि 3/4 मेंबर्स उस कम्युनिटी के इसकी मुखालफत कर दें कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये एक बड़ी अहम बात थी कि आपने तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना है। तमाम कम्युनिटीज की रजामंदी से कोई भी बिल, कोई भी रेजोल्यूशन, करारदाद पास होगी जब तक के कम्युनिटीज इस पर राजी नहीं होती। अगर कोई भी कम्युनिटी राजी नहीं है तो फिर वो बिल, वो रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हो सकती। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाना चाहिए। ये जो है वो इमेज है आपके पास, इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन ये जिनाज 14 पॉइंट से, ठीक है ना, जो मार्च 1929 में प्रेजेंट किए गए। उसके बाद 10 नंबर पे था, रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग हैज इन द अदर प्रोविंसेस। के NWFP में और बलूचिस्तान में जो रिफॉर्म्स, इस्लाहात हैं वो उसी तरह से की जानी चाहिए जिस तरह के बाकी सूबों में की गई हैं। ठीक है, जिससे वही तरीक़ाकार होना चाहिए। प्रोविजंस शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग मुस्लिम्स an adequate share along with the other Indians in all the services of the state and in local self-governing bodies having due regard to the requirement of efficiency। के इस हवाले से भी इक़दाम किए जाने चाहिए कि मुसलमानों को उनका जो शेयर है, बराबर का जो शेयर है, जो मुतनासिब हिस्सा है वो दिया जाना चाहिए तमाम सर्विसेज के अंदर, तमाम स्टेट्स के अंदर, तमाम जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं उनके अंदर। The Constitution should be embody adequate safeguards for the protection of Muslim culture and for the protection of protection and promotion of Muslim education, language, religion, personal laws and Muslim charitable institutions, and for their due share in the grants in aid given by the state and local self-governing bodies। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह का बनाया जाए कि मुसलमानों को जो है वो उनका जो कल्चर है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसकी मुसलमानों की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, उनकी लैंग्वेज, मजहब, उनके जो पर्सनल लॉज हैं, मुसलमानों के जो रिफाई इदारे हैं और जो वक्फ अमलाक हैं, इन सब का मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो स्टेट की तरफ से जो ग्रांट है, जो इमदाद है और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की तरफ से, इनमें भी मुसलमानों का हिस्सा होना चाहिए। No cabinet, either central or province, should be formed without there being a proportion of at least 1/3 Muslim ministers। कोई कैबिनेट सेंटर में या प्रोविंस में नहीं होनी चाहिए जब तक कि मुसलमानों की
एक थर्ड जो है वो उसके अंदर नुमाइंदगी ना हो, यानी कि कैबिनेट के अंदर 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर होंगे तो तब कैबिनेट होगी, अदरवाइज कैबिनेट नहीं बनाई जानी चाहिए। No change shall be made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the states contribution of the Indian Federation। तो कोई ऐसी मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाई जा सकती सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है जी, कि स्टेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फेडरेशन। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि ध्यान में रखकर ये 14 पॉइंट्स दिए गए थे, और ये 14 पॉइंट्स मुसलमानों की जो ख्वाहिशात थी, मुसलमानों की जो उमंगें थी, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, ठीक है जी। और ये जो कौंसिल थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, इसने 14 पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया कायदे आज़म के, और एक रेजोल्यूशन पास की गई, ठीक है, जिसके मुताबिक कोई स्कीम जो थी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है जी, जब तक के मुसलमानों की जो डिमांड्स थी, ठीक है, उनको उसमें जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। और ये जो कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स है, इनको जब तक आइन का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो मुसलमानों ने ये ऐलान किया था, मुस्लिम लीग ने ये ऐलान किया था कि वो किसी किस्म की कोई हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कायदे आज़म के 14 नुकात थे, ये बड़े मशहूर नुकात हैं, अक्सर इनके हवाले से सवालात आते हैं, तो आपने इनको जहन में रखना है, इनको पढ़ना है, इनको डिटेल के साथ देख लें। इनमें अगर कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का, आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।